नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू द बोर्ड टॉपिक क्या है? हम डाइपोल डिस्कस कर रहे हैं। तो डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन, या कई लोग इसे इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन का ना थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि डाइपोल के बारे में क्या है, कैसे है। तो एक्चुअली हमें ये पता है कि डाइपोल में टू चार्जेस, यहाँ पर एक चार्ज नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल, लेकिन पोलरिटी अपोजिट। ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट अपन कहाँ डिस्कस करते हैं? बिल्कुल मिड सेंटर से। और टोटल डिस्टेंस हम अपनी सहायता के लिए, अपने फायदे के लिए 12 मानते हैं, और उसके बिहाफ पर हम इसको कह देते हैं ये वाली वैल्यू L इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड देन ये वाली वैल्यू भी L। चार्ज Q यहाँ पर और यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है। प्लस Q यहाँ पर है, माइनस Q यहाँ पर है। तो बीच की डिस्टेंस 12 है। 2L, 2x, 2D, dx whatever कुछ भी हो सकती है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल। अगर ये -5 है तो ये +5 है, अगर ये -10 है तो ये +10 है। ठीक है। और पोलरिटी अपोजिट, और एक दूसरे के बहुत ही पास, बहुत ही नियर डिस्टेंस पर। 2L को हम यूं भी मानते हैं कि 2L टेंड्स टू 0। इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है, या इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? भाई इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन का मतलब है यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो मैं यहां भी बना सकता हूं, 90 डिग्री तो यहां भी बन सकता है। तो कौन सा 90 डिग्री? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। डाइपोल में जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो पूरा डिस्कशन मिड पॉइंट से होना चाहिए, अबाउट दैट मिड पॉइंट। इट्स लाइक अ ऑरिजिन। तो मिड पॉइंट से आप वर्टिकली, मिड पॉइंट से आप वर्टिकली पहुंचते हो। अब भाई वर्टिकली पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, और पॉइंट ये भी हो सकता है। तो हम कौन से पॉइंट पर निकालें? हमने बोला है कि आप किसी भी पॉइंट पर निकालें इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कि वह लाइन जो इनके परपेंडिकुलर है, वह लाइन जो इनके परपेंडिकुलर है। और पॉइंट कोई भी एक, पॉइंट कोई भी एक, अगर आप ये पॉइंट मानो, चाहे ये पॉइंट मानो, चाहे ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट, लेकिन पॉइंट कोई सा भी एक मान सकते हो आप इसी लाइन में। तो हमने ये वाला पॉइंट मान लिया। अगर मान लो मैंने ये वाला पॉइंट माना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलता मुझे, लेकिन डेफिनेटली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में मुझे कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलता। वो क्या होता है क्या नहीं, वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपने पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मान लो ये वाला P पॉइंट है, दैट इज द P पॉइंट। यहां डिस्कशन करना चाह रहे हैं अपन इस P पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा। तो क्या सिखाया है मैंने सिखाया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। देखो ये ध्यान रखना कि लाइन शुड बी स्ट्रेट। इस P पॉइंट से थ्रू ये शुड बी स्ट्रेट। तो इस P पॉइंट से अगर मैं इस प्लस Q की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट होगा। मान लो मैंने इस नेगेटिव Q चार्ज को A माना हुआ है और इसको मैंने B माना हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट P पॉइंट पर क्या मान लू? EB। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q की वजह से EB, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द आउटवर्ड। और कैसे बताया मैंने कि यहां पर एक प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। तो ये वाला चार्ज इस प्लस Q नॉट चार्ज को फोर्स लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर जहां फोर्स लगता है वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर अपन को मिलेगा EB। ये वाली जो डिस्टेंस हमने O पॉइंट से P पॉइंट की मानी है, वह वाली डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं x। ठीक है। जो O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस है वह मानी है हमने x। याद करो, जब हमने एक्सेल पे निकाला था तब भी सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस मानी थी वो x ही मानी थी, ताकि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सके। ठीक है।
तो वहां भी हमने x मानी थी, यहां भी हम x मान रहे हैं। ये आपकी L है, ठीक। अगर ये L है, ये x है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस होगी कर्ण, और हाइपोटेन्यूस है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर मेरे को ये इस पॉइंट की यहाँ बी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है बीपी, तो बीपी कितना होगा, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एल है, ये एक्स है, तो रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों चाहिए हमको, अभी डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये अपने पास ए पॉइंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी आप बताओ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज ही होगी, स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना, जो भी लाइन खींचेंगे बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। कर्व लग रही है तो हटाओ, इसको स्ट्रेट बनाओ, ये लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। और यहां पर अगर मैं ए है, मैं मान के चला था कि ये ए पॉइंट है, यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम देता हूं ई ए, ठीक है जी, ये ई ए, ये ई बी। इस नेगेटिव क्यू से इस पी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने माना है कि दैट इज गोइंग टू बी एंगल थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना है, प्लस क्यू से इस पी पॉइंट का थीटा। अब बात सुनो कि थीटा थीटा क्यों, क्योंकि एल और एल, आप देखो कि ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। ये दोनों के लिए कॉमन है एक्स है, तो जब दो इक्वल है तो तीसरी भी क्या मिलने वाली है, इक्वल ही मिलने वाली है। डायग्राम से भी देखोगे तो क्या मिलने वाली है, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली थीटा भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये दोनों ही जो ट्राइंगल है, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइंगल है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। चार्ज इज माइनस क्यू प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इमेजिन कर लो एक टेस्ट चार्ज, ये इसको फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज पर जहां पर फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई बी। यहाँ पर अपन इमेजिन करेंगे वही क्यू चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जिस तरफ पुल, नेगेटिव चार्ज इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और कंसेप्चुअल अपन जानते हैं कि पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है। दीज टू चार्जेस बिहेविंग एज अ इंडिविजुअल टू चार्जेस। अब अपने पास ये डायग्राम का मेन में बन चुका है। अब एक आप बताओ, आप खुद देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर कितने होने वाला है, नेट। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते, अपोजिट होते तो अपन क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन अब क्या करें, इसका मतलब क्या, अपन को कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। अब ये हमने डायग्राम को अपने लिए डिजाइन करना शुरू किया, ठीक है। अब आप खुद देखिए, अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इफ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो हमारे पास एक्सियल लाइन है चार्ज की, ये इसको ऐसे कट करती है, इस पर एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताओ कि इसी स्ट्रेट लाइन को जब ये लाइन ऐसे कट करेगी, इस ऑरेंज से मेंशन है, जब ये इसको ऐसे कट करेगी तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, जब ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, डेफिनेटली क्या होगा, थीटा ही तो होगा। तो सेम कंडीशन, जब इस स्ट्रेट लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन कट कर दिया तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया थीटा, ये हो गया थीटा। कंडीशन मैंने बता दी कि मैंने थीटा कैसे बताया। अब यहाँ पे देखो आप, अल्टरनेट एंगल नजर आएंगे, देखिए, लुक एट हियर, इट्स दैट्स, ये जेड है, यहाँ से देखिए ये और ये, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये वाला भी क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। गेटिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि EB का कुछ ना कुछ कंपोनेंट मेरे को यहाँ मिलने वाला है, और मतलब कि EB और EA के कंपोनेंट्स मुझे मिलने वाले हैं। तो अपन को अब EB और EA जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। इस डायग्राम को रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, एक एक बात अपन डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो।
तो अगर ई बी यहाँ है ब्लू से, अगर ई बी यहाँ है तो मैं विद द एंगल जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैंने लिखा ई बी कॉस थीटा। तो ई बी का एक कंपोनेंट तो ई बी कॉस थीटा हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पर, क्योंकि ई बी का ही तो कंपोनेंट कर रहा, तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ई बी साइन थीटा। ई बी का विद द एंगल ई बी कॉस थीटा और विदाउट ई बी साइन थीटा। अब आ जाइए आप ई ए पे, ई ए विद द एंगल मूव करेंगे, यहां मुझे मिलने वाला है ई ए कॉस थीटा। ई ए यहां पर है, इस ई ए का विद द एंगल ई ए कॉस थीटा, तो विदाउट वाला कहां मिलने वाला है मुझे, इस तरफ, क्योंकि ई ए सेंटर में है, ये हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब आप देखिए जो दो कंपोनेंट है ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ये जस्ट अपोजिट है विद रिस्पेक्ट दैट पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला था, उसके कंपोनेंट ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा जस्ट अपोजिट है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, आप देखो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा की वजह से मिलेगा, और दोनों की डायरेक्शन है सेम। इसका मतलब कि दोनों डायरेक्शन सेम है, तो मैं सीधा ऐड कर दूंगा और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि जो अपने पास ई ए कोमा ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनकी वैल्यूज अलग अलग है या सेम है। अगर मैं ए और ई बी जानना चाहता हूं तो इनकी वैल्यू अलग अलग है या सेम है, तो इस चार्ज की इससे डिस्टेंस और इस चार्ज की इससे डिस्टेंस सेम है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, लेकिन डिस्टेंस भी क्या है, दोनों की सेम है, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट एल प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि ई और ई बी दोनों क्या मिलेंगे, मेरे को सेम मिलेंगे। अगर मैं इस पॉइंट से इस पे, इस पॉइंट से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ई बी निकालूं, तो अब मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट की बात करूं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई आर बोलूं, तो मैं लिखूंगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई और ई बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ई और ई बी की वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। और वो वैल्यू है क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब कि चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस, तो चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम। किसमें, रूट में। फॉर्मूला लिखते हैं आर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। क्योंकि हमें फॉर्मूला मिलता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितनी है अपने पास, चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसके स्क्वायर करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। और ए और ई बी दोनों ही सेम है, तो अगर ए और ई बी दोनों ही सेम है तो मैं को यहाँ पर मैं किसी की जगह कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ। तो कुल मिला के बात है, मुझे ई आर की वैल्यू मिलने वाली है, ई आर इक्वल्स टू ट्वाइस ई ए कॉस थीटा। ई आर यहां पर रखूं मैं, अगर मान लो ई बी की जगह ई ए रख दूं, ई ए कॉस थीटा, ये भी ई ए कॉस थीटा, तो कितने ई ए कॉस थीटा हो जाएंगे, 2 ई ए कॉस थीटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ई ए की जगह ई बी रखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ई बी कॉस थीटा। क्योंकि ई और ई बी दोनों की वैल्यू जब रखी जाएगी तो यही वैल्यू आएगी, तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसमें जो सबसे मेन है वह है डायग्राम। अब एक बात बताओ, तो नेट तो यहाँ मिल गया, तो अब इनका क्या होगा, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा। ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि ई और ई बी की वैल्यू तो हमें पता लगे ये बराबर है, जो कि है उसकी वैल्यू ये है, और थीटा भी तो बराबर है, थीटा भी तो सेम है, तो जो इसके साथ साइन थीटा है वही तो साइन थीटा है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम मिलने वाला है, सीधी सी बात है। क्योंकि जो दोनों ई बी और ई ए थे, इनका एक कंपोनेंट ऐसा आ गया
जिसने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा उसमें वैल्यू डिक्रीज होके मिलेगी, क्योंकि एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को कैंसिल कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्पेक्टिंग अबाउट द एक्सियल, क्योंकि एक्सियल में कोई पार्ट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट एक दूसरे से कैंसिल होके खत्म हो गया है। तो यहाँ पर मिला 2e cos थीटा। अब केवल ये ध्यान दो कि मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताइए, इस डायग्राम में अगर मैं देखूँ ये 90 है, ये थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा निकालने पर मुझे प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। तो मैं क्या निकालूंगा? cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस आधार l अपॉन हाइपोटेन्यूस कर्ण रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास 2 इज अ कांस्टेंट, ये मेरे पास है k क्यूब बाई r स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। और cos थीटा डायग्राम में क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने ये है, तो l अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस यही वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, वी विल फाइंड द आंसर। तो अब मैं डायग्राम को हटा रहा हूं, क्योंकि डायग्राम पूरा डिस्कस हो गया हमारा। ठीक है, डायग्राम को याद रखना और डायग्राम में सब कुछ मेंशन करना है, कौन सी वैल्यू किस वजह से, आपके पास सबका रीजन है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब अपने पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ई आर इक्वल्स टू ट्वाइस ई ए की वैल्यू हमने निकाली थी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। तो ये तो अपने पास ई ए, और cos थीटा की वैल्यू यहां पर है, उसको लिख देते हैं एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। तो ट्वाइस ई ए हम निकाल चुके थे, cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से निकाली हमने, एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सारी चीजें मेंशन। ठीक है, हटाइए। ई आर मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात सबसे लाइन में करेंगे। ट्वाइस के क्यू अपॉन, यहां पे देखिए एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1 ही तो है, कोई पावर नहीं, मतलब 1। और यहां पे कितनी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर? रूट का मतलब है हाफ। तो जब बेस सेम है तो यहां पर 1 और यहां पर हाफ, कितना हो जाएगा टोटल? 1 प्लस हाफ, 3/2। तो ट्वाइस के क्यू एल, और यहां पर जो वैल्यू बनी वो बनी एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि यहां है पावर 1, यहां है रूट का मतलब हाफ, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस हाफ 3/2, मतलब इसको 1.5 बोलते हैं। 1 प्लस हाफ 1.5, 3/2 1.5 हो गया तक। ठीक है, तो अपने पास एक्सप्रेशन मिला 2kql l स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक बात बताइए, थ्योरेटिकली अपन क्या डिस्कस करते हैं? थ्योरेटिकली आप डिस्कस करते हो कि x की वैल्यू l से बहुत ज्यादा है, ये बात अपन ने एक्सेल में डिस्कस की थी। और जब l बहुत छोटा है तो उसका l स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो l स्क्वायर कैन बी रीच टेंस टू 0। अगर l स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखना, x स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बनेगा ई आर इक्वल्स टू ट्वाइस के क्यू एल अपॉन, ये तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा? एक्स की पावर 3, ओनली 3, ये मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3/2, तो एक्स की पावर ओनली क्या बचेगा? क्यूब। यहाँ लिख दिया हमने एक्स रेज टू पावर क्यूब, क्योंकि वहां भी हमें क्या मिला था? एक्सेल में भी एक्स क्यूब मिली थी पावर, हटाइए। इसलिए मैं कह रहा था
कि यहाँ आप सब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x ही मान लो, ताकि अपन वहां से कंपेयर कर पाए। तो अब अपने पास लास्ट पॉइंट पाते हैं ई आर इक्वल्स टू, इसको अरेंज करके लिखते हैं के क्यू टू एल इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक्स क्यू। तो Q इंटू 2L क्या बता रखा है, P इक्वल्स टू Q 2L होता है कि नहीं होता है? तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू किसकी मिली हमें, P की। तो लास्ट एक्सप्रेशन E R इक्वल्स टू K P ओवर एक्स क्यू। E R इक्वल्स टू K P अपॉन एक्स क्यू। अब आप खुद देखो, क्या देखना है आपको, आपको देखना है कि एक्सीएल से ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि कम, बताओ मेरे को। खुद जज कीजिए कि जो आपने एक्सीएल पे निकाला था तो उस एक्सीएल पे क्या वैल्यू मिली थी। तो मैं यहां लिख रहा हूं ई एक्सीएल, ये आपका इक्वेटोरियल। तो ई एक्सीएल आपको मिला था ट्वाइस केपी अपॉन एक्स क्यू। देखिए ई एक्स मिला था 2 केपी अपॉन एक्स क्यू, और इक्वेटोरियल का रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है केपी अपॉन एक्स क्यू। तो ये वैल्यू इससे कम है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई एक्सीएल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो बताइए। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आरबीएससी सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो ई एक्सीएल याद रखना ट्वाइस है किसका, इक्वेटोरियल का। भाई सीधी सी बात है यार, आपका एक कंपोनेंट तो खत्म कर चुके हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या मिलने वाला है, कम ही मिलने वाला है इक्वेटोरियल लाइन पे, चाहे कोई सा पॉइंट ले लो। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैंने एक बात हो गई थी कि आप डाइपोल के पास पॉइंट लोगों की डाइपोल के दूर पॉइंट लोगे। तो अगर आप पास या दूर लोगे तो आपके इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस एक्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि आप जैसे जैसे डाइपोल से दूर जाते जा रहे हो, माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर पॉइंट ओ, आप इसे जैसे जैसे एक्सिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और रैपिडली डिक्रीज होने वाली है। x की पावर 3 पे डिपेंड करती है। तो अगर आप x2 करते हो ना तो जो वैल्यू है 1/8 से घटने वाली है, गेटिंग पॉइंट, तो रैपिडली डिक्रीज होने वाली है, गेटिंग। अच्छा तो एक चीज तो अपन को क्लियर हो गई कि ये ट्वाइस है और ये सिंगल है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो लिख देते हैं ई एक्सीएल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2:1। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ई एक्सीएल ये है, इक्वेटोरियल ये है, सारी वैल्यू कट पिट जाएंगी। देखिए आप केपी अपॉन एक्स क्यूब, केपी अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल, 2 is proven। तो ये अपने पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ई एक्सीएल और इक्वेटोरियल में क्या रेशियो क्या होता है, 2 is proven, ठीक है, याद होगा। तो केपी अपॉन एक्स क्यूब अपना फॉर्मूला है, हटाइए। अब वेक्टर फॉर्म में देखिए, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा ई आर इक्वल्स टू 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। मैंने ई आर और पी पे अलग अलग कलर से लिया है क्योंकि मुझे एक बात बतानी है। यहां पर डायग्राम को देखिए, ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए कहां मिली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां मिली आप लोगों को। यही तो आया था ई कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, उन्हीं को तो ऐड करके हमने ये 2 नहीं आएगा भाई, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, 2 एक्सीएल में आता है के पी अपॉन एक्स क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही मिला ना आप लोगों को। अच्छा डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन बताओ कहां होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन बोलते हैं ई आर, वो तो आपको मिल रहा है इधर, और जो आपको डायपोल है पी वो कहां मिल रहा है इधर। दोनों की डायरेक्शन क्या मिलने वाली है, जस्ट अपोजिट। तो इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, तो अगर मैं इस पे वेक्टर लगा भी दूं, इफ आई यूज अ वेक्टर देन आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर। दैट्स व्हाई मैं इसको शुरुआत में मैग्नीट्यूड में लेके चलता हूं
ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब लगाओ ना वेक्टर, तो अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, जो ई आर रिजल्टेंट कौन सा है, इक्वेटोरियल, ये याद रखना, दैट्स इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है उसकी डायरेक्शन किससे, डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जस्ट क्या मिलेगी, अपोजिट। तो आप खुद देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रहा है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये आपका क्या होगा आंसर। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी रैपिडली। और अगर आप पहुंच गए एट इंफिनिटी तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो टिल इन्फिनिटी से पहले पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है जी। तो जितनी भी इसमें बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें, वो सारी डिस्कस की हमने। डायग्राम कैसे बना, थीटा कैसा है, साइन थीटा, सब कुछ, कॉस थीटा, एवरीथिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक करें, लाइक करने से हमें पता लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अनोखा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस डीप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।